तो देखो, कोर जावा के केस में मोस्टली मैं रिकॉर्डिंग इसलिए दे रहा हूँ। कोर जावा ऐसी चीज है, कई बार सुनना पड़ता है, कई बार समझना पड़ता है। लेक्चर ऐसी है, बहुत तेजी से दिमाग से निकलता है। बाकी चीजों के केस में इतना मत सोचना कि हर में हम रिकॉर्डिंग आप लोग को हमेशा देते रहेंगे और पूरा रिकॉर्डेड सेशन अपलोडेड रहेगा। कोर जावा के केस में मैं लिवरेज थोड़ा दे रहा हूँ कि आप बार बार सुनो, बार बार समझो। कई चीजें क्लियर होती है बार बार सुनने से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। मेरे स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है। यस। तो लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर देखा था और बात किया था इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर हम देखेंगे। तो देखो, ये ऑपरेटर प्लीज आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर पे एंड और पे जरूर काम करना। डबल एम्परसेंड और डबल पाइप, ये भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर कौन से होते हैं, कैसे वर्क करता है। एंड जो है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी वर्क करेगा। एंड और ऑपरेटर जो है डबल पाइप वाला, फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो सेकंड कंडीशन कभी इवेल्युएट नहीं होता, सीधे बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस करो। और पहले भी बताया था अपनी स्किल्स, एनालिटिकल स्किल अगर आपको एनहेंस करनी है तो बिटवाइज ऑपरेटर पे काम करो, समझो, सीखो। क्योंकि इनकोडिंग, डिकोडिंग, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारी चीजें इससे बहुत होती है। ठीक है, किसी को, जैसे तुमने पासवर्ड टाइप किया, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके ही हमें दूसरे तरफ भेजना नेटवर्क के, उधर डिक्रिप्ट करना है। तो शिफ्ट कर दिए, उसकी हर बिट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, हर कैरेक्टर को कुछ बिट शिफ्ट कर दिए। तो सामने वाले अगर नेटवर्क पर ट्रैवर्स हो रहा है, कोई हैकर भी बैठा है, उसको कैच करेगा जब तक उसको की नहीं मिलेगी। मतलब आपने जिस वैल्यू से शिफ्ट किया है, जैसे 5 से शिफ्ट किया या 35 से शिफ्ट किया, मान लो राइट शिफ्ट किया, फिर लेफ्ट शिफ्ट किया, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला, इतने सारे सीक्वेंस में किया, तो उसके रिवर्स ऑर्डर में ही आप करोगे तब आपको डिक्रिप्ट होगी वैल्यू। तो ये सीक्वेंस आपको पता है, ये की आपको पता है। तो जहां पे सर्वर पे है वहां पे आपने डिक्रिप्ट, वैल्यू आई उसको डिक्रिप्ट किया उसी सीक्वेंस में, तो आपको मिलेगी। तो जब तक वो की, वो लॉजिक किसी को पता नहीं चलेगा, उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बहुत काम आता है बिटवाइज ऑपरेटर ये सब में। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट। जनरली ये आप लोग मोस्टली किए हो, सी में, सी प्लस प्लस में, सब जगह। सारे प्रोग्राम हमारे सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट करते हैं, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन। कंडीशनल जो हम लोग वर्क करते हैं, इफ कंडीशन, इफ एल्स इफ, स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर लास्ट क्लास में देखा था। तो एक आध एग्जांपल देखते हैं क्या है। कंट्रोल शिफ्ट आर, सर्च करने के लिए हम लोग फाइल यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट स्पेस में, और यहाँ पे देखा है। तो देखो, फिर फाइनल वर्ड यूज कर दिया, कंफ्यूज मत होना, इसको भूल जाओ, फाइनल है यहाँ फिलहाल, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तीन वेरिएबल लिया है इन टाइप का, var x, var y, var g। अब यहाँ देखो, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर लगाया है। तो पहले शॉर्ट सर्किट एंड में क्या होता है, पहले ये जरूर चेक करेगा लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन ट्रू है, तभी राइट साइड को चेक करने आएगा। अगर यही फॉल्स मिल जाएगा तो राइट साइड कभी चेक नहीं होता, वो सीधे एल्स इफ में जाएगा। ठीक है, अगर ये और होता तो उस केस में ये ट्रू कंडीशन हो जाता, तब भी सेकंड को नहीं चेक करता, क्योंकि ट्रू हो गया, कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो एग्जीक्यूट कर जाती बॉडी। अगर ये फॉल्स होता देन उस केस में राइट साइड वाली एक्सप्रेशन, मतलब इसके राइट साइड ऑपरेटर और ऑपरेटर के राइट साइड चेक करता। तो इफ कंडीशन इसी तरह लगाते हैं।
तो कोशिश करो चाहे सिंगल लाइन लिखो या मल्टीपल लाइन, हमेशा ब्रेसेस इसी तरह लगाओ। देखो ब्रेसेस यहाँ लगाते हैं, मोस्टली कुछ लोग नीचे लगाते हैं, वो जावा के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता सही। इसका यही तरीका है कि आप यहाँ पे लगाओ, चाहे फॉर लूप हो, इफ कंडीशन, व्हाइल लूप, कोई भी हो, फंक्शन हो। देखो फंक्शन में भी यहाँ स्टार्ट करते हैं और एंडिंग इसके पैरेलल में। तो इसी तरह इफ ऐसे सेलेक्ट किया, एक ब्लॉक हुआ। इफ एल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब तो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर फॉल्स होगा इफ का, देन एल्स इफ पे आता है। ठीक है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये भी ले सकते हो, जैसे मान लो ग्रेड सिस्टम बनाना है स्टूडेंट का, कि अगर 75% से ऊपर है देन वी शुड ग्रेड हिम एज डिस्टिंक्शन। इफ marks is greater than equal to 60 and less than 75, then it is first division। else if अगर marks greater than जो भी है 45 या 50 जो बोलते हो सेकेंड डिवीजन के लिए, तो मल्टीपल इफ एल्स इफ इस तरह यूज। हाँ बोलो सर, आप आप लेफ्ट हो गए थे, आपके नेटवर्क इशू हो गया था सर, अभी आप ज्वाइन हुए हो। अच्छा, नेटवर्क इशू आ गया था, हाँ सॉरी। सर। ठीक है, तो मैं कहाँ बता रहा था, अब स्क्रीन विजुअल है? यस सर, विजिबल। आप स्टेटमेंट बता ही रहे थे, स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती है, ये सीक्वेंशियल होता है। कंडीशनल मैं बता रहा था, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर, स्विच केस, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में। तो इफ एल्स इफ के केस में मैंने ये बताया कि देखो यहाँ एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर आपकी क्या करती है, अगर लेफ्ट एक्सप्रेशन, लेफ्ट साइड का कंडीशन ट्रू है देन राइट साइड वो चेक करेगा, क्योंकि एंड के केस में क्या होना चाहिए, हर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जितना कंडीशन लगाओगे तभी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज फिर एल्स इफ में आ जाता है। ठीक है, और एल्स जो कंडीशन है ये तो आप लोग जानते हो डिफॉल्ट केस के लिए होता है, अगर कुछ नहीं मीट किया तो एल्स कंडीशन। तो देखो मैंने ऐसे इफ एल्स वाले को टर्नरी में लिखा है, लेकिन कभी लिखना नहीं चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में बताया ना कि इफ हो और उसके साथ सिर्फ एल्स हो, उसी को टर्नरी में लिखो। बस इसको लिखना बता दिया हो टर्नरी, बट कभी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि देखो ये समझने में भी बहुत मुश्किल है। पहले ये इफ ट्रू होगा तो उसी के इक्विवेलेंट यहाँ मैंने लिखा, ये कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ट्रू है तो प्रिंट करो वेर एक्स इज बिगेस्ट, तो वेर एक्स यहाँ कर दिया, इज बिगेस्ट लास्ट में लगाया हूँ। अदरवाइज यानी एल्स इफ, फिर ये कंडीशन लगाया, ये कंडीशन लगाया ब्रैकेट लगा के, फिर क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रू है तो वेर वाई, एल्स वेर जेड, एल्स के केस में वेर जेड लगाया। लेकिन इसको देखो इवेल्युएट करने में कितना दिमाग लगाना पड़ा। तो कभी भी टर्नरी ऑपरेटर इस तरह मत यूज करो, जब भी इफ के साथ सिर्फ एल्स का क्लॉज हो उस केस पे हमेशा टर्नरी यूज करो, क्योंकि टर्नरी कंडीशनल, देखो परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे इफ एल्स यूज करो चाहे टर्नरी यूज करो, बट कोड की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, इसलिए टर्नरी लगाते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जिसको रीडेबिलिटी अच्छी करे लेकिन अंडरस्टैंडिंग कोड की बहुत मुश्किल कर दे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे, वैसा कोड कभी नहीं प्रीफर करता कोई। ठीक है, तो ये कोड पैटर्न कभी यूज नहीं करना, आप लोग प्रैक्टिस में रखो। स्विच केस जो होती है हमेशा कांस्टेंट वैल्यू पे ही वर्क करती है। कांस्टेंट यानी फाइनल के साथ जो भी वैल्यू लगा दोगे उसकी वैल्यू हम नीचे कहीं भी चेंज नहीं कर सकते, तो उसको कांस्टेंट कहते हैं, फिक्स हो जाती है वैल्यू।
var x की वैल्यू अब फर्दर कभी भी चेंज नहीं कर सकते, 5 के सिवा इसमें कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो स्विच केस किसी एक वेरिएबल पे हम लगाते हैं और उसकी वैल्यू क्या है, क्या केस 1, केस 2 जो भी है, केस 5 क्या उसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और डिफ़ॉल्ट एल्स के केस में। तो यहाँ देखोगे कहीं ब्रेक भी मैंने लगाया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? हर के साथ ब्रेक लगा सकते हैं, हर केस के साथ। लेकिन यहाँ क्या है, अगर var x की वैल्यू 1 होगी, लेट सपोज, तो तुम्हारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 भी प्रिंट करेगा, 2 भी प्रिंट करेगा। वो तब तक प्रिंट करता हुआ चला जाएगा जब तक ब्रेक ना मिले। ये होता है। तो ऐसा कभी-कभी रिक्वायरमेंट आता है कि हम लोग इस तरह की कंडीशन लगाएं कि ऊपर वाली से लेके नीचे तक एग्जीक्यूट करे एक ही जैसा। तो उस केस में हम लोग इस तरह से मल्टीपल केसेस के बाद ब्रेक लगा सकते हैं ना, तो नहीं तो आप एवरी केस के बाद भी ब्रेक लगा सकते हैं। अब जैसे 5 है var x की वैल्यू यहाँ पे, तो क्या प्रिंट होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा और 7 भी होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक इसको यहाँ पे जाकर मिला। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो यहाँ देखो 5 भी हुआ, 6 भी हुआ, 7 भी हुआ इस केस में। ठीक है, तो ब्रेक का वर्क समझ में आया? ब्रेक मतलब या तो हर केस के साथ लगाना चाहते हो तो लगाओ। जैसे अब हम कुछ वोवेल का करना चाहते हैं, जैसे मान लो एक कैरेक्टर आया और हम बोलते हैं ए ई आई ओ यू, ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे एक कैरेक्टर वोवेल इक्वल टू कुछ भी ले लेते, हार्ड कोडेड वैल्यू है, मैं इनपुट नहीं ले रहा हूँ। स्विच वोवेल, बीच बीच में बोलते रहना, हो ना तुम लोग, पता चला मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब केस मैंने ए लिखा, अब मुझे और देखो यहाँ लगा नहीं सकते, मल्टीपल कंडीशन वैसा नहीं लगा सकते। केस आई लिखा, ए ई, केस ए ई आई, ए ई आई, केस ए ई आई ओ, सिंगल कोट्स में कैरेक्टर को देते हैं यू। अगर ये केस है तो हम क्या करेंगे, सिस आउट वोवेल एल्स। अब यहाँ ब्रेक जरूर लगाएंगे क्योंकि अब हम वोवेल के बाद कुछ नहीं चाहते। हो गया। अब डिफॉल्ट, अगर अदरवाइज क्या हो, सिस आउट कॉन्सोनेंट। स्पेलिंग ये सब पे मत जाना अब। ठीक है, तो मैंने रन किया तो वोवेल आया, एफ यहाँ दिया मान लो, तो कॉन्सोनेंट आया। तो मल्टीपल इस तरह आप लगा सकते हो। तो जो भी आप अब बोलोगे सर इसकी जगह इफ लगा ले, वो भी लगा सकते हो चाहो तो। लेकिन जो आपको लगता है कि रीडेबिलिटी, जिसको देखने से कोड की विजिबिलिटी अच्छी लगे, वो कंडीशन लगाओ। ठीक है, रीडेबिलिटी बहुत जरूरी है, जिससे सुंदर लगे, जिससे इजीली डेवलपर समझ सके। तो इस स्विच केस को देख के लगता है कि हाँ भाई इजीली समझ सकता है। अब जैसे हम ये बोलते हैं कि मंथ हो, जैसे मंथ में डेज हम निकालते हैं, तो स्विच केस में लगा सकते हैं ना कि अगर मंथ हमारा 1 है, 3 है और उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल मई, फिर 5 है,
फिर जुलाई का, और अगस्त का, फिर कौन सा होगा, सितंबर में नहीं, अक्टूबर का और दिसंबर का। ये सारे केस लगा दिए तो हम बोलते हैं डेज की वैल्यू 31 रखो। फिर ब्रेक लगाओ, फिर केस में लगाएंगे कि रेस्ट जितने भी हैं, जैसे तुम्हारा अप्रैल हो गया और जून हो गया, रेस्ट 30 डेज वाले वो सारे मंथ का लगाया, अगर वो है तो डेज 30 लगाओ, और लास्ट में डिफॉल्ट में 28 कर दिए या 29 लीप ईयर का अपना निकालेंगे। तो उस तरह केस भी लिख सकते हो या इफ कंडीशन भी लिख सकते हो। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा तीनों, टर्नरी, इफ, एल्सेफ, ठीक है। और मल्टीपल इफ होगा तो हर एक कंडीशन इवेल्युएट करेंगे। मान लो एल्सेफ नहीं लगाते तो यहाँ क्या होता, इस केस में ये इफ तो करता ही एग्जीक्यूट, प्लस ये इफ का भी कंडीशन चेक करता है, क्योंकि एल्सेफ नहीं है। अगर ये ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई मतलब नहीं, ये नीचे वाला इफ ऊपर वाले इफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एल्स इस इफ का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल के बाद कंट्रोल स्टेटमेंट। जनरल ये सारी चीजें जानते हो, फिर भी एक जनरल आप लोग को आइडिया के लिए दे रहा हूँ। कंटिन्यू और ब्रेक लूप में कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि कुछ कंडीशन के बेस पे हम चाहते हैं लूप नीचे ना जाए, यहीं से कंटिन्यू करे। जैसे इस केस में क्या होगा, जब i और j दो के लिए चलेगा, ठीक है, i 0 है तो उसके लिए 0 1 2 3 चलना चाहिए। तो जब 0 हुआ, उस केस में देखा मैच कर रहा है तो नीचे नहीं जाएगा, प्रिंट नहीं करेगा। कंटिन्यू यानी यहाँ से i 1 के लिए भी चला, और फिर एक मिनट, हाँ यहाँ से 1 के लिए भी चला, फिर 2 के लिए भी चला, और 1 और 2 के लिए वो नीचे आएगा और प्रिंट भी करेगा 1 एंड इसके लिए 2। फिर जब ये 1 होगा i, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 j, 0 1 2 3 बार फिर चलेगा i का। तो इस केस में 1 1 बराबर होगा तो 0 के लिए प्रिंट होगा और 2 के लिए प्रिंट होगा। फिर i 2 होगा, फिर ये j 0 1 और 2 3 बार चलेगा, तो 2 2 मैच किया, और ये प्रिंट किसके लिए होगा, 0 एंड 1। इस तरह ये कंडीशन इवेल्युएट होगी। कंटिन्यू इस तरह चलता है। कंटिन्यू मतलब यहीं से नेक्स्ट वर्क स्टार्ट हो जाओ, नीचे मत जाओ। ब्रेक का क्या काम है, नीचे आते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक में इनर लूप से बाहर करता है, आउटर लूप से नहीं। तो जैसे ये है आई जे हमने दिया आई 0 1 2 के लिए, तो जैसे ही 0 0 हुआ, अब 1 और 2 के लिए कुछ काम ही नहीं होगा, ब्रेक कर गया। जे 1 होगा ही नहीं, क्योंकि 0 0 जैसे ही वो लूप के बाहर आया और 0 प्रिंट किया, सॉरी इफ कंडीशन, ये तो सीधे लूप के बाहर आ जाएगा, ये तो प्रिंट ही नहीं होगा, वो सीधे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि इस लूप के बाहर चला जाएगा, तो ये प्रिंट होगा ही नहीं। यहाँ आ गया, अब ये 1 के लिए चला, तो 1 के लिए क्या होगा, ये प्रिंट होगा, 0 के लिए 1 0 1 1 जैसे ही होगा फिर ब्रेक कर गया, 2 पे गया ही नहीं। 2 के लिए 0 1 के लिए प्रिंट होगा, और 2 2 में वो ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक के केस में इनर लूप से हमेशा बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसको ड्राई रन कर, हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है। ड्राई रन करके भी देख सकते हो, यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाया, यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाया, डिबग एज जावा एप्लीकेशन,
स्विच आई और जे की 0 0 है, तो कंटिन्यू में क्या करेगा, जे की वैल्यू जो नेक्स्ट होगी उस पर चला जाएगा, नीचे प्रिंट करने आएगा ही नहीं, यूज ऑफ कंटिन्यू बस दिखा रहा है। F6 किए, कंटिन्यू किया, वो ऊपर चला गया लूप में। फिर J1 हुआ तो उसके लिए प्रिंट करने आया, क्योंकि आई जे बराबर नहीं था, प्रिंट करने आया। फिर J2 के लिए नॉर्मल चलेगा, 2 के लिए गया, प्रिंट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन आया, फिर आई की वैल्यू अब क्या होगी, 1 होगी, 1 के लिए ये 3 बार चलेगा, 0, फिर 1, 1 पे कंटिन्यू हो गया, 2, ठीक है। फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तो उसके लिए ये 0 1 के लिए तो प्रिंट करेगा, लेकिन 2 के लिए प्रिंट नहीं करेगा। 0 के लिए प्रिंट किया, 1 के लिए प्रिंट किया, और 2 के लिए कंटिन्यू होके बाहर हो गया, ठीक है। अब ब्रेक पे आता है, तो ब्रेक के लिए फिर आई और जे इनिशियलाइज हुआ 0 0 से, आई 0 जे 0। अब लूप से सीधे बाहर आके इस लाइन पे आएगा, ब्रेक मिला, बाहर आ गया। अब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, इसके लिए 0 1, तो 0 के लिए तो चलेगा, प्रिंट करेगा, लेकिन 1 पे ब्रेक कर जाएगा। 0 के लिए प्रिंट किया और 1 पे वो सीधे ब्रेक किया, क्योंकि दोनों मैच की, बाहर आ गया। फिर आई 2 के लिए चला, तो इनर लूप हमेशा हर आउटर के एक वैल्यू के लिए इनर चल रहा है। ये 0 1 के लिए दोनों के लिए चला, 2 से ब्रेक कर दिया। कंटिन्यू और ब्रेक समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब दूसरा लूप होता है, ये तो सिंपल फॉर लूप हो गया। तो फॉर लूप में एक चीज ध्यान देना, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, ये कंडीशन पार्ट होता है, और ये स्टेटमेंट पार्ट होता है। स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं। यहाँ तुम आप चाहो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी लिख सकते हो, सेमी कोलन लगाओ, वो काम करेगा, ठीक है। नीचे मैंने कहीं वन लाइन में ऐसा काम दिखाया है, देखो दिखाता हूँ। अब आता हूँ पहले इसमें डू वाइल में। डू वाइल और सिंपल वाइल में एक ही अंतर है, डू वाइल चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एटलीस्ट एक बार डू वाइल जरूर एग्जीक्यूट करता है। कैसे? var x की वैल्यू इस समय क्या है, var x की वैल्यू 5 है, ठीक है। प्रिंट किया var x की वैल्यू। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या लगा है, क्या var x लेस देन 3 है, कंडीशन तो फॉल्स है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, बॉडी एक बार एग्जीक्यूट जरूर करेगी। तो बॉडी एक बार एग्जीक्यूट की, वैल्यू आया, कंडीशन अब चेक किया और बाहर निकल जाएगा। लेकिन वाइल लूप होता है इसी की जगह, तो पहले काम होता और उसके बाद सॉरी, पहले कंडीशन चेक करता, अगर ट्रू मिलता तभी बॉडी में जाता। तो ये डू वाइल ये सब वहां लगाते हैं, जैसे मान लो आप यूजर को कोई ऑप्शन देना चाहते हो, कुछ ऐसा कि सेलेक्ट एनी ऑप्शन, लेट सपोज एक मैसेज दिए, 1 फॉर प्राइम नंबर, 2 फॉर फिबोनाची सीरीज, 3 फॉर ऑड इवन, 4 फॉर एग्जिट, और वाइल में और कोई इनपुट लिए यूजर से कि कोई इनपुट दो। तो एटलीस्ट वन टाइम आपको डिस्प्ले तो करना है मैसेज कि भाई यूजर क्या सेलेक्ट करना चाहता है, तो उसके बाद इनपुट ये सब लिया। अगर वो 4 टाइप करेगा तो एग्जिट हो जाएगा बाहर, एग्जिट के लिए हम कोड लिखेंगे, और नहीं तो डू वाइल चलता रहेगा जब तक वो प्राइम और चाहे, या यूजर से इनपुट ले सकते हो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो, उसके बेस पे वाइल लूप पे चेक करते हो। यस बोलता है तो यस, फिर कंटिन्यू किया, नो बोलता है तो एग्जिट किया। तो उस जगह यूजर के चॉइस पे अगर कुछ कंडीशन लगाना चाहते हो, देन यू कैन यूज डू वाइल लूप उस जगह। नाउ फॉर लूप का मैं बता रहा था,
ये इनिशियलाइजेशन है जहां मल्टीपल वेरिएबल कॉमा सेपरेटेड इनिशियलाइज कर सकते हो। चाहो तो y को भी इनिशियलाइज कर लो, y इक्वल टू 5, मल्टीपल वैल्यू। कंडीशन ऑलवेज एक ही होगा, एंड लगाओ और लगाओ या जो भी लगाओ, कंडीशन मोर देन वन नहीं हो सकता। इनिशियलाइजेशन मोर देन वन हो सकता है, कंडीशन ओनली वन होगा, और स्टेटमेंट कोई एक ही, मतलब कॉमा सेपरेटेड आप यूज कर रहे हो, मल्टीपल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो कॉमा सेपरेटेड। तो यहाँ दो स्टेटमेंट हमने लिखा कि थर्ड पार्ट जो होता है जनरली आप लोग जानते हो, बोलते हो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए होता है, नहीं, ये थर्ड पार्ट फॉर लूप का स्टेटमेंट के लिए होता है। तो ये प्रोग्राम जनरली कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि एक ही लाइन ऑफ कोड जावा में लिखो और सारे ऑड नंबर, इसको हटा दो, सारे ऑड नंबर 1 से लेके 100 तक में प्रिंट करो। इसमें क्या किया, 1 से स्टार्ट किया लूप, कब तक चलाना, 100 तक चलाना। क्या प्रिंट करना हमें, एक्स की वैल्यू प्रिंट करो और उसके बाद एक्स की वैल्यू को दो दो बढ़ाते चलो। तो ये 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, वन लाइन में देखो पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम अगर देखोगे इसका आउटपुट, तो आपका कंसोल में ये देखो पूरा वन लाइन में 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने ऑड नंबर थे सारे आ गए। ठीक है, तो चीजों को समझो, मतलब क्या होता है, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, कंडीशन एक ही लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन नहीं। हाँ, एंड ऑपरेटर यूज करके भी लगाओगे, मान लो एंड कुछ करके लगाते हो, एंड वाई लेस देन 200 कुछ इस तरह, वो एक्सेप्टेबल है। और वाई को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए 5 से, वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये एक ही कंडीशन हुआ ना, इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, लेकिन मल्टीपल कंडीशन कॉमा सेपरेटेड नहीं लगा सकते कभी भी इस तरह, ये सिंटैक्स अलाउ नहीं है। ठीक है, सॉरी। और थर्ड पार्ट होता है स्टेटमेंट का, चाहे जितना स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ये, कॉमा देके कुछ और देना चाहते हो, एक्स डिवाइडेड बाई टू, एक्स इक्वल टू डिवाइडेड बाई डिवाइड इक्वल टू टू, कुछ इस तरह करके देना चाहते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट है, एसओपी, जितना स्टेटमेंट देना चाहते हो वो सारे फॉर लूप में एग्जीक्यूट कर जाएंगे। तो ये ट्रिकी के लिए है, ये रीडेबिलिटी के लिए उतना अच्छा नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप ये आंसर रिप्लाई कर पाओगे। ये क्लियर है, ये फॉर लूप सिंपल आपकी फॉर लूप ही है, लेकिन उसका मतलब समझाया बस आपको। ठीक है, अब ये नहीं कि एक ही सर ने बोला तो ये सारे चीज एक ही जगह फॉर के अंदर लिखते हैं, तब तो रीडेबिलिटी गंदी हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक का डेमो एक देख लो। यहाँ देखो, मैंने एरे अभी पढ़ाया नहीं है, फिर भी एरे का क्वेश्चन दिया हूँ क्योंकि ब्रेक मुझे एक्चुअल यूज ब्रेक का समझाना है। तो लेट सपोज एरे एक मैंने डिक्लेयर किया, कैसे बनाते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे छोड़ दो, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी एरे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये सिंगल डायमेंशन एरे है, तो मल्टीपल इंटीजर वैल्यू स्टोर किया और एक वैल्यू को मुझे सर्च करना है। तो मैं यूजर इनपुट देखो जनरली नहीं ले रहा हूँ, हर जगह प्रोग्राम में हार्ड कोडेड वैल्यू रख दे रहा हूँ। स्कैनर के थ्रू आप चाहो तो यहाँ पे यूजर इनपुट ले सकते हो कि भाई यूजर एंटर करो किस नंबर को सर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो उसका इंडेक्स पोजीशन मुझे पता करना है कि जो नंबर यूजर एंटर कर रहा है वो किस पोजीशन पे इस एरे में, और मिला या नहीं मिला ये पता करना है कि नहीं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया फाउंड इट करके, शुरुआत में ये रख लिया कि नहीं मिला, फाउंड इट फॉल्स करके। अब फॉर लूप चलाया, कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि एरे हमेशा फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है। तो आई एक वेरिएबल लिया
और देखो इनिशियलाइजेशन आप चाहो तो ऊपर करो, जरूरी नहीं कि यहाँ भी लिखो, ऊपर भी लिख सकते हो। इसका अन, बस यही अंतर होता है कि इस आई को अब आप नीचे कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ एंटी आई लिख देते तो नीचे उसका इंडेक्स पोजीशन नहीं निकाल पाते। तो इसलिए मैंने इनिशियलाइज ऊपर किया ताकि इसका स्कोप नीचे तक आए। अगर यहाँ करते तो फॉर लूप तक ही स्कोप रह जाता आई का। अब मुझे एरे के लेंथ तक चलाना है, तो एरे में एक फीचर होता है, ये एक डेटा मेंबर होता है, एरे एक ऑब्जेक्ट होता है जावा में। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, दो ही चीज होती है, या तो वेरिएबल या फंक्शन। ठीक है, तो एक वेरिएबल होता है एरे में जो बाय डिफॉल्ट जेवीएम इनिशियलाइज करता है लेंथ। ये फंक्शन नहीं है, ये डेटा मेंबर है इसका, एरे का, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो डॉट लेंथ सिंपल लिखते हैं, लेंथ बताता है 0 1 2 3, ये इंडेक्स पोजीशन 0 से होता है, लेकिन लेंथ जब ये बताता है तो इस तरह बताता है, वो एरे इंटरनल कैलकुलेट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो 10 देगा इसको। ठीक है, तो 0 से लेके लेस देन 10 यानी 0 से लेके 9 तक की चलेगी, और आई प्लस प्लस एक एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अब एरे से वैल्यू हमें निकालना है, तो एरे का नाम देते हैं और पोजीशन देते हैं कि किस पोजीशन से। तो लूप चल रहा है तो पहले 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, एक एक वैल्यू एरे की निकल के आएगी। ये 0th पोजीशन से निकालेगा, फिर 1 से, फिर 2 से, और मैच करेगा कि जो वैल्यू यूजर ने इनपुट किया है क्या उससे मैच की। तो मैच करती है तो हम फाउंडेड ट्रू करते हैं, और जैसे ही मैच करती है इसको ब्रेक किए यानी आई की वैल्यू, जैसे मान लो ये 12 क्या है, पहले 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे मिली होगी, और ये ब्रेक किया, तो ब्रेक करते ही आई की वैल्यू क्या थी उस समय, 0 1 2 3 4, 4 था, तो 4 होके निकल गया। लेकिन एक्चुअल में यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो एंड यूजर है उसके लिए ये कौन सा पोजीशन है, 1 2 3 4 5, पांचवा पोजीशन कहेंगे। हमारे हिसाब से वो 0 से काउंटिंग हो रही है तो आई की वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन यूजर के हिसाब से ही पांचवा है। तो हम बोलेंगे हाँ फाउंड हुआ, किस पोजीशन में फाउंड हुआ, आई प्लस 1 कर देंगे, ये आई नहीं करेंगे, एट इंडेक्स ना करके एट पोजीशन करो, अच्छा लगेगा। एट पोजीशन, ये फाउंड वैल्यू 12 एट पोजीशन ये। तो अब देखो इसको चलाते हैं, अरे ये क्या है, अच्छा 4 प्लस 1 वो स्ट्रिंग ऑपरेशन कर दिया, ब्रैकेट में करता है अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए। अब 5 किया, ठीक है, वो 4 प्लस 1 दे दिया था, स्ट्रिंग कॉनकैट कर दिया। तो फाउंड 12 एट पोजीशन 5। समझ में आ रहा है, क्लियर है ब्रेक का यूज, कि भाई हम सारे एलिमेंट को क्यों सर्च करेंगे, सीधे ब्रेक कर जाओ जैसे ही फाउंड होता है। अगर डिबग करके देखना है कि आई की वैल्यू कैसे मूव कर रही है तो वो भी चलो करके दिखा देते हैं आप लोग को। डिबग है जावा एप्लीकेशन, तो एक एरे है, एरे इनिशियलाइज हुआ, तो एरे की इनिशियलाइजेशन वैल्यू देखो दिखा रहा है नीचे, इतनी वैल्यू है। एरे कैसे रखता है, 0 पे 32, 1 पे इस तरह 9 तक वैल्यू रख लिया, ये जितनी वैल्यू थी। अब उसके बाद सर्च 12, इसको भी रख लिया। ये देखो ऑब्जेक्ट है इसलिए इसकी आईडी बनाया है, एरे ऑब्जेक्ट होता है जावा में। ठीक है, फाउंडेड भी एक वेरिएबल है, वो सब स्टैक में बन रहा है, जो आईडी बन रही है वो हीप में बन रही है, जितनी भी जिसकी भी आईडी बन रही है। अब ये पहला पोजीशन से निकाला तो पहले से 32 निकल के आएगा, फिर दूसरे पोजीशन से निकालेगा। अब आप बोलते हो सर इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो आप ऐसे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट भी कर सकते हो कि भाई एरे ऑफ आई जो आ रहा है यानी 1, उसमें क्या वैल्यू है, तो 87 है। ठीक है, इस तरह। और इसमें तो वैल्यू दिखा भी देगा, सर्च फॉर में 12, तो आई की वैल्यू ये हुई। फिर
अब जैसे एरे डॉट लेंथ की वैल्यू मुझे चेक करनी, क्या देता है वो, सेलेक्ट किया, इंस्पेक्ट किया तो 10 दिया। ठीक है, इंस्पेक्ट करके ऑप्शन होता है, ये ध्यान रखना है, ये इंस्पेक्ट बहुत यूज होता है ये सब। अब 2 पे क्या होगा, 3 मिलेगा, इसमें भी ऊपर चला गया। फिर उसके बाद 4 पे भी नहीं मिला, आई जब 4 हुआ, सॉरी, तब उसे मिला, मैच किया दोनों, ट्रू हो गया, फाउंडेड। अब आई की वैल्यू क्या है, 4 है, और हमें दिखाना क्या है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 5th पोजीशन है, 4th है नहीं, तो हम इसलिए लॉजिकल अपना प्रिंटिंग लगाएं कि 5th पोजीशन पे दिखा दो। क्लियर है? ब्रेक का यूज, ब्रेक क्यों यूज करते हैं? यस सर। कंटिन्यू का यूज देख लो। लेट सपोज मेरा एक स्ट्रिंग है, मैंने एक स्ट्रिंग लिया और यहाँ कॉनकैट सिंपल किया और कुछ नहीं किया, कॉनकैट प्लस ऑपरेटर से, तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग भी बना सकते थे, प्लस करके कॉनकैट भी कर दिया। अब स्ट्रिंग में डेटा मेंबर नहीं होता लेंथ, स्ट्रिंग में फंक्शन होता है लेंथ नाम का, ये फंक्शन सिंबल है, और यहाँ पे ये डेटा मेंबर, ये ध्यान देना, फंक्शन और डेटा मेंबर में डिफरेंस है। तो ये फंक्शन है, तो ये भी लेंथ जितना होगा 1 2 3 करके इस तरह करके लेंथ निकाल के देगा एक स्ट्रिंग का। और यहाँ पे भी मैं नंबर ऑफ, इस प्रोग्राम का काम क्या है, पहले नंबर ऑफ पी, लेटर पी कितनी बार इस प्रोग्राम में है वो काउंट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ही है। हाँ, नंबर ऑफ पी कितनी बार है। तो लॉजिक आप जैसे भी लगा सकते हो, एक बंदा लॉजिक लगाता है कि ये शुरू से लेके अंत तक कैरेक्टर को हम आइटरेट करेंगे, और स्ट्रिंग में एक मेथड होता है कैरेट, कैरेट करके होता है, इसमें से आई को पास करेंगे पोजीशन को, तो एक एक कैरेक्टर निकाल के देगा। तो कोई बोलता है कि यहाँ मैंने नॉट इक्वल टू का कंडीशन लगाया, लेकिन कोई बोलता है इक्वल टू कंडीशन लगा के पी और फिर काउंटर एक वेरिएबल लगा के बढ़ाएंगे कितना काउंट हुआ। मैं जस्ट रिवर्स लॉजिक लिखा कि जब भी पी नहीं हो तो कंटिन्यू कर जाए, ऊपर चला जाए, कि काउंटिंग को बढ़ाए ही नहीं, और जब उसको पी मिले तभी काउंटर बढ़े। तो लॉजिक जैसे भी लगा सकते हो, तो यहाँ कंटिन्यू का यूज दिखाना था, तो मैंने बोला कि पी जब भी नहीं मिलेगा तो क्या करे, ऊपर लूप को ले जाओ, नेक्स्ट क्या वैल्यू आनी है वो आए, और जब भी पी मिलेगा तो काउंटर बढ़ाता जाए। तो इस तरह हमें नंबर ऑफ पी कितना मिल रहा है एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग में, ये पता चला कंटिन्यूस। क्लियर है? हेलो? यस सर, क्लियर। ठीक है, स्विच डेमो। ये तुम्हारा मंथ वाला एग्जांपल लिया हूँ, एक मंथ इनपुट मान लो किया यूजर, हार्ड कोडेड रखा हूँ, इनपुट करा सकते हो स्कैनर से। उसके बाद उस वैल्यू पे हम लोग जनवरी फरवरी कौन सा मंथ है वो देखना चाहते हैं, तो वो केस लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगस्त आएगा, आप लोग जानते हो एकदम जनरल सा है ये। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा है जो मैं आपको बोल रहा था स्विच का। देखो इसमें रीडेबिलिटी स्विच से अगर मल्टीपल इफ लगाते वो गंदी हो जाती, क्योंकि लंबा लंबा स्टेटमेंट होता है ना, लिखते इफ मंथ इक्वल टू 1 और मंथ इक्वल टू 3 और मंथ इक्वल टू 5, एकदम लंबा सा गंदा सा लगता रीडेबिलिटी। उसकी जगह प्यारा सा लिखा गया, सुंदर, हर किसी को सुंदर चीज पसंद होता है ना, तो हम डेवलपर को भी तो सुंदर चीज पसंद आना चाहिए। चीजें बहुत है,
लेकिन सुंदरता भी जरूरी है। तो सुंदर बनाने के लिए लिखा गया, इनमें से कोई भी मंथ हो तो वो नंबर ऑफ डेज 31, इनमें से कोई भी मंथ हो तो नंबर ऑफ डेज 30, तभी ब्रेक लगाए। केस 2 में अब हमें और कंडीशन लगाना, क्योंकि लीप ईयर का कंडीशन होता है, अगर ईयर डिविजिबल बाय 4 हो एंड कुछ ऐसा कंडीशन होता है 100 से डिविजिबल नहीं हो एंड या फिर और 400 से डिविजिबल हो तो 29 का लीप ईयर का कुछ होता है, कंडीशन होता होगा, देख लेना। तो उस तरह का एंड और, इसमें एंड और का कैसे वैल्यूएशन होगा ये देख लो। यहाँ पे देखो क्लिक किया, यानी ये दोनों कंडीशन एंड के साथ है, दोनों ट्रू होगा। अगर ये दोनों, ये भी ट्रू हुआ तभी इस पे जाएगा इवेल्युएट होने, और ये मतलब अंदर से फॉल्स आया और उसको निगेट करेगा, ट्रू होगा तब तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये और का कंडीशन है। अदरवाइज अगर वो 400 से भी डिविजिबल हो, कोई भी ईयर सिर्फ 400 से डिवाइड करके देखें, अगर वो भी हो जाता है तो 29। तो मतलब ये अंदर का अगर कंडीशन पढ़ना चाहो लीप ईयर का, क्या होता है कि 4 से डिविजिबल हो एंड 100 से डिवाइड नहीं हो रहा हो, तभी वो लीप ईयर होता है। और अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तब भी वो लीप ईयर होगा, या तो ये या तो ये, और नहीं तो 28, अदरवाइज इनवैलिड डिफॉल्ट में दे दिए। ठीक है, समझ में आया? आप लोग इसको स्कैनर लगा के इनपुट लेके ट्राई करके प्रोग्राम चलाना स्कैनर के थ्रू। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, आप लोगों ने मुझे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के लिए नहीं ना बोला कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर सर आप छोड़ दिए थे? आप लोग बोला था ना, पूछना। मैं भी स्किप कर गया, आप भी भूल गए। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है भाई ये, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑपरेटर जो सॉफ्टवेयर में हम लोग यूज करते हैं, और जेवीएम सबसे ज्यादा यूज करता है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो देखो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये क्लास की टाइप चेक करता है। जैसे एक क्लास हमने ए बनाया, एक डेटा टाइप है, हर एक क्लास एक डेटा टाइप है। बी बनाया, इनहेरिट किया ए का, तो हम बोलते हैं बी जो है ए का फीचर रखेगा, तो बी इज इंस्टेंस ऑफ ए। ए का ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे वो तो इंस्टेंस होगा ही ए का। टाइप चेक कर रहे हैं क्या ए का ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं स्मॉल ए, क्या ये इंस्टेंस ऑफ ए है, स्मॉल ए इज इंस्टेंस ऑफ ए है, तो हाँ है, क्योंकि ए का ही टाइप है वो। अगर बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बी का जो स्मॉल बी ये रेफरेंस वेरिएबल बना है, क्या ये इंस्टेंस ऑफ बी है, वो तो होगा, प्लस पेरेंट का भी इंस्टेंस होता है बाय डिफॉल्ट। सी की बात करें, सी इज इंस्टेंस ऑफ सी तो होगा ही, प्लस वो बी का भी होगा, ए का भी होगा। तो इंस्टेंस ऑफ क्या करता है, डेटा टाइप चेक करता है, और वो पेरेंट हियरार्की तक अलाउ करता है। जैसे बी इज इंस्टेंस ऑफ सी है, तो स्मॉल बी कभी भी चाइल्ड जो है, चाइल्ड का इंस्टेंस नहीं होगा, पेरेंट का होगा। तो स्मॉल बी जो है, अगर हम इंस्टेंस ऑफ ए बोलते हैं तो सही होता, बी बोलते तब भी सही होता, लेकिन सी का नहीं है। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, बी इज नॉट इंस्टेंस ऑफ सी। अब यहाँ और ऑपरेटर से लगाए, सी इज इंस्टेंस ऑफ ए, सी सबसे नीचे है, तो यस इंस्टेंस है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर हमेशा डेटा टाइप, इससे आप चेक कर सकते हो क्या उसका चाइल्ड है या वो सेम टाइप का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इंस्टेंस ऑफ यही चेक करता है। तो अगर ट्रू हो गया यहीं पे तो ये आंसर आ जाएगा, अगर फॉल्स होता तब उस केस में ये चेक करने आता। अब यहाँ है बी इज इंस्टेंस ऑफ ए, यस बी इज इंस्टेंस ऑफ ए, क्योंकि चाइल्ड है तो इंस्टेंस है। एंड है तो इस केस में ये भी चेक होगा, क्या बी इज इंस्टेंस ऑफ सी,
तो बी इज इंस्टेंस ऑफ सी तो नहीं है, क्योंकि सी जो है चाइल्ड है, तो इस केस में ये प्रिंट करेगा। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर आगे चलोगे धीरे धीरे बताऊंगा, जब जेवीएम कई सारी चीज serialization और बहुत सारी चीज आएंगी, वहाँ इंटरनल इंस्टेंस ऑफ बहुत अच्छे से काम करेगा, वहाँ पे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज होता है। तो ये हम लोग प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं डेटा टाइप पता करने के लिए, टाइप पता करने के लिए, वो उस इनहेरिटेंस हायरार्की में आता है कि नहीं ये पता करना है, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ही यूज होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म से पहले एक्सेस स्पेसिफायर पे चलते हैं। अभी तक एक्सेस मॉडिफायर्स में एक कैटेगरी एक्सेस स्पेसिफायर की है, और बाकी जो ये स्टैटिक ये सब है, फाइनल ये सब, तो मॉडिफायर्स हैं, वो आगे चल के देखेंगे। पहले एक्सेस स्पेसिफायर्स देखते हैं। तो हम लोग देखे थे पब्लिक मेंबर। देखो मैंने यहाँ कैटेगराइजेशन जो किया, इस कैटेगराइजेशन का मतलब बताता हूँ। क्लास मतलब हो गया विद इन क्लास की बात कर रहा हूँ। यहाँ पहले ओपन करने दो। क्लास ये, और एक आउटसाइड टिक। तो क्लास की अगर बात करता हूँ तो सिंपल देखो, एक फाइल में, एक जावा फाइल में आप मल्टीपल क्लासेस भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है एक ही क्लास लिखोगे, आप मल्टीपल, जैसे अभी मैंने जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बताया था, इसमें मल्टीपल क्लासेस बनाया ना, एक क्लास ये, एक क्लास ये, एक क्लास ये, तीन क्लास। पब्लिक क्लास एक ही होगा, चौथा क्लास। तो इस क्लास में जो मेंबर होगा इसी क्लास तक स्कोप होगा। बी क्लास में जो मेंबर होगा बी क्लास तक ही स्कोप होगा। सी क्लास में जो मेंबर होगा वो सी क्लास तक ही स्कोप होगा। लेकिन ये स्कोप, ये क्लास की जो बात करें विद इन क्लास, अपने क्लास तक में कौन कौन सा एक्सेसिबल है। पैकेज एंड सब क्लास की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि सेम पैकेज की बात कर रहे हैं। जैसे ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर किस पैकेज में है, इस पैकेज में। तो इसी पैकेज में जितनी भी क्लासेस होंगी उस सारे पैकेज तक, और हो सकता है कोई सब क्लास भी हो, जैसे एम्प्लॉय है, ये एड्रेस है भी है, तो एड्रेस इज द पेरेंट ऑफ एम्प्लॉय, सब क्लास हो गया, ये सब क्लास हो गया, ये पेरेंट क्लास हो गया। तो एक्सटेंड करके भी हो सकता है सेम पैकेज में, और विदाउट एक्सटेंड भी हो सकता है, एम्प्लॉय को हम डायरेक्ट भी यूज किया बिना सब क्लास के, तो दोनों केस है ये वाला सिनेरियो। थर्ड है आउटसाइड पैकेज और सब क्लास। मतलब दूसरी पैकेज में हो, जैसे ये एम्प्लॉय क्लास को हम दूसरी पैकेज में यूज करना चाहते हैं, और वहां एक्सटेंड करके ही एम्प्लॉय को यूज करना है, एक्सटेंड बिना किए नहीं, इसलिए प्लस लगाया। यहाँ और लगाया, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो प्लस का मतलब दूसरे पैकेज में यूज कर रहे हैं, प्लस एक्सटेंड भी कर रहे हैं, मतलब इनहेरिट करते हुए आ रहे हैं उसको दूसरे पैकेज से। तो वो थर्ड सिनेरियो हुआ। फोर्थ सिनेरियो हुआ वर्ल्ड, मतलब कि दूसरे पैकेज में यूज कर रहे हैं और विदाउट एक्सटेंड, बिना एक्सटेंड किए हुए हम यूज कर रहे हैं, तो वो वर्ल्ड का सिनेरियो। तो अब जो चारों एक्सेस स्पेसिफायर है, कहाँ तक उनकी विजिबिलिटी होती है, चाहे वो क्लास के साथ लगे, फील्ड के साथ लगे, फंक्शन के साथ लगे, किसी के साथ भी लगे। अपने क्लास में चाहे पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, पैकेज प्राइवेट इसको कहते हैं, डिफॉल्ट ना करके पैकेज प्राइवेट का हो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड एक जावा 8 में आ गया है, और जावा 8 में आने के बाद डिफॉल्ट पैकेज कहना सही नहीं है। पैकेज प्राइवेट मतलब कुछ नहीं लिखे तो उसको पैकेज प्राइवेट कहेंगे, नथिंग, ठीक है, जिसको हम डिफॉल्ट कह रहे थे
पैकेज प्राइवेट का अच्छा और प्राइवेट। तो प्राइवेट मेंबर सबसे लीस्ट स्कोप होता है, सबसे कम स्कोप, वो अपने क्लास में तो होगा ही। पैकेज प्राइवेट अगर बनाते हो वो भी अपने क्लास में होगा, प्रोटेक्टेड बनाते हो वो भी होगा, पब्लिक तो होगा ही। प्राइवेट मेंबर अगर कोई बनाते हो, चाहे सेम पैकेज में कहीं और भी, किसी और क्लास में, या सब क्लास भी बना के करोगे, प्राइवेट मेंबर कभी एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर जितने प्राइवेट मेंबर होंगे, जैसे मान लो एम्प्लॉय एड्रेस, ये एड्रेस है, स्ट्रीट, लेन, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये प्राइवेट मेंबर है। और एम्प्लॉय चाइल्ड है, सेम पैकेज है, लेकिन ये चारों मेंबर कभी भी एक्सेस नहीं होंगे एम्प्लॉय क्लास में। उनको एक्सेस करने के लिए हमें इसके पब्लिक मेंबर को एक्सेस करना होगा, ये गेटर सेटर, बिना इसके वो एक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर का स्कोप बस इसी क्लास तक होता है, इस क्लास में कहीं भी एक्सेस कर लो इस प्राइवेट मेंबर को। आउटसाइड पैकेज जब सेम पैकेज में हो नहीं रहा, इनहेरिटेंस हायरार्की में भी नहीं हो रहा, तो आउटसाइड पैकेज में तो कभी होगा ही नहीं है, सब क्लास में भी नहीं हो सकता, और वर्ल्ड में तो कोई चांस ही नहीं। प्राइवेट का स्कोप समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी को? प्राइवेट मेंबर, मेंबर की बात कर रहा हूँ, वो चाहे प्राइवेट मेथड को बनाओ, कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट बना दो, कभी कभी कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट बनाने की जरूरत पड़ती है, आगे चल के देखेंगे। ठीक है, मेथड को भी प्राइवेट बना सकते हैं, तो इसी क्लास में हमें यूज करना उस मेथड को, तो हम प्राइवेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम वेरिएबल को ही प्राइवेट बनाएं। ये क्लियर है? क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है। श्वेताली ज्वाइन की नहीं की, उसका नेटवर्क इशू है। मार्स मैनेजर, अच्छा मैं ही 2 बार हूँ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा आते हैं पैकेज प्राइवेट। पैकेज प्राइवेट मतलब जैसे कुछ भी नहीं लिखा, ये पैकेज प्राइवेट है। तो पैकेज प्राइवेट अपने क्लास तक तो होगा, गुड है, और वो जिस पैकेज में होगा, सारे पैकेज में होगा, चाहे इनहेरिट करो या ना करो, इस पैकेज में हर क्लास में एक्सेसिबल होगा ये एड्रेस। अगर वेरिएबल को आप बना देते तो आप एक्सेस कर सकते थे एम्प्लॉय में भी विदाउट गेटर एंड सेटर। ठीक है, तो पैकेज प्राइवेट का ये स्कोप होता है, बट दूसरे पैकेज में आप एक्सेस नहीं कर सकते कभी भी। तो पैकेज प्राइवेट सेम क्लास में होगा, सेम पैकेज में होगा, ये पैकेज मतलब सेम पैकेज, या सब क्लास बनाओगे तब भी होगा, लेकिन आउटसाइड पैकेज दूसरे पैकेज में कभी नहीं होगा, विथ इनहेरिट करो तब भी नहीं वो एक्सेस होगा। इनहेरिट करके भी ले जा रहे हो दूसरे पैकेज में, कि उस इस क्लास को आपने इनहेरिट कर लिया दूसरे पैकेज में, जब क्लास बना रहे थे तब भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा, और विदाउट इनहेरिटेंस तो कभी होगा ही नहीं। क्लियर है? इसमें किसी को कंफ्यूजन पैकेज प्राइवेट में? कोई कंफ्यूजन? नो सर। पब्लिक मेंबर, पब्लिक मेंबर सेम क्लास, सेम पैकेज में सब क्लास के साथ, आउटसाइड पैकेज विथ सब क्लास, और आउटसाइड पैकेज विदाउट सब क्लास, ऑलवेज एक्सेस होगा अगर जिसको पब्लिक बना देते हो। ठीक है, अब आती है लास्ट, प्रोटेक्टेड मेंबर। इसका थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, सेम पैक क्लास तो एक्सेस होता ही है, और सेम पैकेज में भी चलता है, कहीं भी चाहे सब क्लास बनाओ नहीं बनाओ सब क्लास, तब भी प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस होगा। लेकिन आउटसाइड पैकेज में तभी एक्सेस होगा जब आप सब क्लास बनाओ, मतलब एक
एड्रेस क्लास है और इसमें आपने इसको प्रोटेक्टेड बना दिया, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय क्लास मान लो इस पैकेज में होता, लेट सपोज, तो इस पैकेज में होता और उसमें एड्रेस को आप इनहेरिट कर रहे होते, यानी दूसरे पैकेज में एड्रेस को इनहेरिट कर रहे हो, उस केस में ये मेंबर एक्सेसिबल होगा दूसरे पैकेज में, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड को दूसरे पैकेज में अलाउ किया गया है, लेकिन उसके साथ कंडीशन यही रखा गया है कि जो ये क्लास, जिस मेंबर क्लास का मेंबर आप एक्सेस करना चाहते हो, उस क्लास को इनहेरिट करो एज ए पैरेंट दूसरे क्लास में, तभी वो सब क्लास में एक्सेस होगा, अदरवाइज प्रोटेक्टेड मेंबर कभी एक्सेस नहीं होता। ये ध्यान रखना प्रोटेक्टेड के केस में। क्लियर है? तो इसके बेस पे आप लोग कुछ अपना बनाना, वेरिएबल्स का प्रोग्राम सब, एक क्लास बनाना, उसमें कुछ प्राइवेट मेंबर, कुछ प्रोटेक्टेड मेंबर, कुछ पैकेज प्राइवेट, अलग पैकेज में उसे एक्सेस करके ये करके देखना, फंक्शन को बनाना। तो ये आप लोग ट्राई जरूर करना, ठीक है। मैंने आप लोग को ये असाइनमेंट दिया था लास्ट क्लास में, ये आप लोगों ने किया था? हम्म, ये असाइनमेंट सभी ने किया है? यस, नो, मेबी, कुछ तो बोलो। यस, नो, मे बी, कुछ तो बोलो। जब पूछना हुआ तो सब शांत हो गए, ये गलत बात है। अभिषेक, राहुल, विवेक, ये प्रोग्राम बनाया? नहीं सर। बहुत अच्छा, ठीक है। आज फिर बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में बनाना, ठीक है। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या। आप लोग नहीं करोगे तो मुझे क्या जाता है, ठीक है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एरे वो छोड़ते हैं, वो अभी नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ही लोग बताओ क्या करें इस प्रोग्राम को। चलो आप ही के सिस्टम पे, या मैंने बनाया हुआ है क्या बाइनरी हेक्साडेसिमल ऑक्टल? शायद बनाया होगा बाइनरी हेक्साडेसिमल ऑक्टल। चलो कुछ प्रोग्राम देखते हैं इसी में। फिबोनाची सीरीज, ये सब लॉजिकल प्रोग्रामिंग है, इस सब का जावा से कोई लेना देना नहीं है। आप सी में या कहीं भी बना सकते हो। फिबोनाची सीरीज पता है आप लोग को? ये क्या है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट आर गैस आर जीरो हम यूज कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट करता है कुछ रन टाइम में हम इसको वैल्यू दें, यानी रन कॉन्फ़िगरेशन में गए और यहाँ आर्गुमेंट में हम कुछ देते 7 कि नंबर ऑफ सीक्वेंस कितना प्रिंट हो, 7 दिया तो लास्ट 2 नंबर का सम नेक्स्ट नंबर होता है, देखो ये। अब अगर हम इसमें रन कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, यहाँ पे 15 देते हैं, तो ये देखो लास्ट 2 फिबोनाची सीरीज यही होता है। तो वन बैक, अब वेरिएबल का नाम भी उसी तरह रखा, यहाँ नंबर ऑफ इटरेशन कितना चलाना है वो एक वेरिएबल लिया, देखो वेरिएबल का नाम हमने नंबर ऑफ आइट्रेशन रखा, कितना आइट्रेशन करना है। वन बैक और टू बैक दो वेरिएबल लिया, टू बैक में मतलब ये टू, ये वेरिएबल को टू बैक, इस वैल्यू को वन बैक मान लिया, स्टोर किया और करंट वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन अगर किसी ने 15 दिया तो -2 तक ही चलाना होगा, ज़्यादा नहीं चलाना होगा, 13 तक, क्योंकि वन बैक फर्स्ट 2 नंबर तो पता ही है हमें, उसके बाद रेस्ट 13 नंबर निकालना है।
तो पहले 2 बैक प्रिंट कराया, फिर 1 बैक प्रिंट कराया और लूप चलाया कहाँ से, इंडेक्स पोजीशन 1 से। आप 0 से भी चला सकते हो, नंबर ऑफ इटरेशन -1 और ये किया। करंट यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, थर्ड वाली पहले, तो थर्ड वाली निकाला, दोनों को सम किया, प्रिंट करा दिया। अब क्या होगा, मेरा 1 बैक ये हो जाएगा, 2 बैक ये हो जाएगा। तो 2 बैक में पहले 1 बैक को स्टोर किया, मतलब जो 1 था उसको हटाना है, अब वो उसके जगह 2 हो जाएगा। और 1 बैक में जो है खाली हो गया, 1 बैक अब कोई काम का नहीं है, उसमें करंट को रख दिया। तो इस तरह लूप चलता रहेगा। ये लॉजिकल आप लोग समझते रहना, मैं एक थोड़ा प्रोग्रामिंग में आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ समझने में। ये क्या है प्रोग्राम, देखा जाए। एंटर द साइज ऑफ ट्राइंगल, 5 किया तो क्या प्रिंट किया भाई, ये क्या चीज़ है, हैं? ये 5 किया तो ऐसा प्रिंट किया, रन कुछ बड़ा ही करे तब, 9 करे। अच्छा 9 किए तो 9 स्टार, फिर 7 स्टार, फिर कुछ इस तरह कम होता हुआ आ रहा है, पता नहीं क्या है। अब आप ही लोग समझो इसको क्या है। पैलिंड्रोम ये तो ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स ये कहाँ से चलता, नेम क्वालिफिकेशन एज, ये तो कोई काम का नहीं है। अच्छा ये है बाइनरी वाला, 2 बाइनरी, बाइनरी वाला तो बनाया हुआ हूँ, यहाँ पे रन करो, ये बाइनरी नंबर निकाल के दे रहा है, 10 की बाइनरी निकाला। तो इसका, अच्छा एक चीज सोचो, इसका क्लाइंट प्रोग्राम कहाँ होगा, ये मुझे सर्च करना है। मान लो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो कैसे पता करें ये मेथड यहाँ यूज हुआ है, अगर इसके सिवा कहीं यूज हुआ होगा तो वो क्लाइंट प्रोग्राम होगा। तो कैसे सर्च कर सकते हैं, इस आईडीई के थ्रू। तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे ओपन कॉल हायरार्की, जहां जहां से ये मेथड कॉल हुआ होगा वो लोकेशन सारा दिखा देगा। तो देखो यहाँ एक ही जगह कॉल हुआ है, अच्छा तो एक ही जगह से दिखा रहा है। एक पिरामिड का प्रोग्राम है, ये क्या है भाई, ये प्रोग्राम आप लोग देखना, यहाँ बीच में वैल्यू भी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए इस ऊपर। अच्छा आ तो रही है, ठीक है। ये पिरामिड के लॉजिक देखना, इस तरह के पिरामिड अगर बनानी है उसको कैसे बनाएंगे। इसको वेरिएबल इंटीजर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि मुझे लगता है मैं आगे की चीज नेक्स्ट क्लास में ही थोड़ा बताऊं। किसी को कुछ पूछना है, किसी को नहीं पूछना। ये देखो एक पैकेज बेस्ड प्रोग्राम का एग्जांपल है, यहाँ पे बेस क्लास जिसमें देखो प्राइवेट var x, प्रोटेक्टेड var g, प्रोटेक्टेड वेरिएबल लिया, एक पैकेज प्राइवेट लिया, एक पब्लिक लिया, कुछ मेथड बनाया पब्लिक टाइप का, कुछ प्रोटेक्टेड टाइप का, कुछ प्राइवेट टाइप का मेथड, फिर उसको सब पैकेज में एक्सेस करके देख रहा है। ये कमेंटेड कोड है, इसको अनकमेंट करके देखना, तो देखना प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं हो रहा। ये सेट प्राइवेट वाई, ये भी प्राइवेट टाइप का इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है। उसी तरह प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस हो रहा है, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से ये आपको इस तरह से पैकेज बेस्ड कौन कौन सी वैल्यू है वो आप चेक कर सकते हो सारी।
हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, पूछो पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो अभिषेक, कोई क्वेश्चन है? नो सर। राहुल, विवेक? नो सर। तो चलो आज क्लास यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी टाइम है इस मंथ में, और मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो मैं थोड़ा स्लो स्लो लेके चलूँ तब भी इस मंथ का ये पार्ट हो सकता है आराम से। ठीक है, जो पार्ट्स बचे हैं, एक क्लास मुझे लगेगा पॉलीमॉर्फिज्म में, एक क्लास में ही बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास। एक क्लास मुझे लगेगा रेस्ट ऑफ जितनी ये एक्सेस स्पेसिफायर हैं, मॉडिफायर्स, इनको आपको बताना समझना है, ये बहुत जरूरी है, अच्छे से समझना है। और एक क्लास लगेगा मुझे एरे में, एक या दो क्लास एरे का लूंगा। ठीक है, और बाकी जो क्लासेस होंगे उसमें कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, कुछ और क्वेश्चंस मैं देखता हूँ बनाऊंगा आप लोग के लिए, वो क्वेश्चंस आपसे करूंगा प्रैक्टिस सेशन, जो इस मंथ का बचेगा। ठीक है, यस। चलो।